नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 41। पहला प्रश्न है, CREA के एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के PM 2.5 प्रदूषण में द्वितीयक प्रदूषकों का योगदान कितना है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी बाय CREA, हाउ मच ऑफ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज PM 2.5 पोल्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 34%। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र यानी CREA के अनुसार द्वितीयक प्रदूषक जैसे अमोनियम सल्फेट भारत के PM 2.5 प्रदूषण में लगभग 1/3 योगदान देते हैं। देश भर में अमोनियम सल्फेट SO2 और NH3 का कॉम्बिनेशन होता है कि औसत सांद्रता है 11.9 μg पर मीटर क्यूब, जो PM 2.5 द्रव्यमान का लगभग कितना है? 34%। भारत में अमोनियम सल्फेट निर्माण और SO2 उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है? कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी PAN। प्राथमिक प्रदूषक जैसे DDT, CO, CO2 और SO2 इसी रूप में पर्यावरण में रहते हैं जिस रूप में वे उत्सर्जित किए गए थे, जबकि द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया से बनते हैं, जैसे PAN नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की प्रतिक्रिया से बनता है। PM 2.5 क्या होता है? यह होता है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण। उदाहरण के लिए वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, बिजली संयंत्र आदि। PM 10 क्या होता है? 10 माइक्रोमीटर या इससे कम व्यास वाले कण जैसे धूल, परागकण, फफूंद आदि। वैभव सूर्यवंशी ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर अंडर 19 वनडे में सबसे तेज शतक बनाया? हुज रिकॉर्ड डिड वैभव सूर्यवंशी ब्रेक टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन अंडर 19 ODI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कामरान गुलाम। वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के रहने वाले हैं ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 52 गेंदों में शतक पूरा किया, जो यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक है। वैभव ने 52 गेंदों में शतक लगाकर पाकिस्तान के कामरान गुलाम, जिसने 53 गेंदों में शतक लगाया था 2013 में, के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो यूथ वनडे में सबसे तेज शतक था। वैभव ने 14 साल 100 दिन की उम्र में अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे युवा शतकवीर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया, जो पहले बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शंटो के नाम था। शुभमन गिल ने एक टेस्ट मैच में कितने रन बनाकर भारतीय कप्तान के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? हाउ मच रन्स डिड शुभमन गिल स्कोर इन ए टेस्ट मैच टू क्रिएट द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन्स एज एन इंडियन कैप्टन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 430 रन। शुभमन ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन यानी कुल 430 रन बनाए, जो एक टेस्ट मैच में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन है। इन्होंने विराट कोहली के 293 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा। शुभमन गिल ने पहली पारी में 269 रन बनाया, जो किसी भारतीय कप्तान द्वारा विदेशी टेस्ट मैच में उच्चतम स्कोर है। यह स्कोर विराट कोहली के 254 रन को पीछे छोड़ता है। वैसे विदेशी धरती पर 250 प्लस रन बनाने वाले भारतीयों की सूची में देखेंगे तो शुभमन गिल है तीसरे स्थान पर। नंबर 1 वीरेंद्र सहवाग 309 रनों के साथ, जिसने पाकिस्तान के मुल्तान में 2004 में 309 रन बनाए थे। सेकंड स्थान पर राहुल द्रविड़। शुभमन गिल ने किस भारतीय दिग्गज के रिकॉर्ड को तोड़ा जो एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे? विच इंडियन लीजेंड्स रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय शुभमन गिल, हु वाज द इंडियन बैट्समैन विद द मोस्ट रन्स इन ए टेस्ट मैच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। शुभमन गिल एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। गिल ने इस मामले में भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने कुल 344 रन बनाए थे। कब? 1971 में। गिल 400 या अधिक रन बनाने वाले विश्व के 5वें बल्लेबाज बने। नंबर 1 पर हैं ग्राहम गूच 456 रन के साथ। सेकेंड स्थान पर शुभमन गिल आ गए हैं 430 के साथ।
अन्य 3 बल्लेबाज हैं मार्क टेलर 426, कुमार संकारा 424 और ब्रायन लारा 400। यदि आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैली प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को कब और किस घोषणा के तहत शुरू किया गया है? When and under which announcement has the Quad at Sea Ship Observer Mission been started? The right answer is option number D. 2024 विल्मिंगटन घोषणा। क्वाड राष्ट्रों के तटरक्षकों ने अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई विल्मिंगटन घोषणा अमेरिका में सितंबर 2024 के अनुरूप क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत प्रत्येक क्वाड देश, कौन कौन से देश हैं ये? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 2 अधिकारी, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है, अमेरिकी तटरक्षक पोत USCGC स्ट्रैटन पर तैनात है, जो गुआम की ओर रवाना है। हल्दी में सक्रिय यौगिक कौन सा है जो इसे पीला रंग और औषधीय गुण प्रदान करता है? व्हाट इज द एक्टिव कंपाउंड इन टर्मरिक दैट गिव्स इट इट्स येलो कलर एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करक्यूमिन। हल्दी में सक्रिय यौगिक करक्यूमिन होता है जो इसे पीला रंग प्रदान करता है और इसके एंटी
इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और रोगानुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। न्यूज में क्यों है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। यह बोर्ड हल्दी की खेती, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात के लिए एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा नुवु आगिट्टुक ग्रीनस्टोन बेल्ट कहाँ स्थित है? नुवु आगिट्टुक ग्रीनस्टोन बेल्ट विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। न्यूज में क्या है? क्यूबेक कनाडा में स्थित इस बेल्ट की पहचान पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ज्ञात चट्टान के रूप में की गई है, जिसकी उत्पत्ति हेडियन एओन यानी 4.5 से लेकर के 4.03 अरब वर्ष पूर्व से हुई थी, जब पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। यह चट्टान ज्वालामुखी बेसाल्ट का रूपांतरण है जो भूमिगत मैग्मा के जमने से बनी थी तथा पृथ्वी की प्रारंभिक भूपर्पटी आदिकालीन महासागरों और उस वातावरण से संबंधित संकेत प्रदान करती है जहां जीवन की शुरुआत हुई होगी। आरबीआई की स्वैच्छिक समामेलन योजना किन प्रावधानों के तहत विनियमित है? अंडर विच प्रोविजंस इज द वॉलंटरी एमालगमेशन स्कीम ऑफ आरबीआई रेगुलेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस अधिनियम की धारा 35A निर्देश जारी करने का अधिकार, 44A स्वैच्छिक समामेलन और 56 सहकारी बैंकों पर प्रावधानों का अनुप्रयोग के तहत विनियमित है। अभी न्यूज में क्यों है? सरस्वत सहकारी बैंक जो भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है को धोखाधड़ी से प्रभावित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अधिग्रहण के लिए आरबीआई की शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्वैच्छिक समामेलन योजना के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मैड मैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन मैड मैक्स विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को ध्वस्त करना। ऑपरेशन मैड मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के 10 से अधिक देशों में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को ध्वस्त किया है। एनसीबी की स्थापना 1986 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। डेंगीऑल वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया है? डेंगीऑल वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेनेसिया बायोटेक। डेंगीऑल वैक्सीन को पेनेसिया बायोटेक ने अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के साथ लाइसेंसिंग समझौते के तहत विकसित किया है। भारत में सुरक्षित और प्रभावी डेंगू वैक्सीन के विकास के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रगति मिली है, जहां देश की पहली स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल ने चरण 3 नैदानिक परीक्षणों में 50% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस वैक्सीन ने चरण 1 और चरण 2 परीक्षणों में संतुलित और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई है और इससे कोई गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता सामने नहीं आई है। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल रोग होता है जो मुख्य रूप से मादा एडिज इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। साइट्स का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अभी न्यूज में क्यों है? वन्य जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स ने 1 जुलाई 2025 को अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए। इसे वर्ष 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य वन्य जीव व्यापार को नियंत्रित करना था।
साइट्स पर 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन में विश्व वन्यजीव सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहा करियाचल्ली द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर इज करियाचल्ली आइलैंड विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है, जो भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से एक है और रामेश्वरम और तूतीकोरिन के बीच स्थित है। समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए टीएन शोर यानी तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशियन रिसोर्सेज परियोजना शुरू की गई है, जो वर्ष 1969 से अब तक क्षेत्र की दृष्टि से 70% से अधिक कम हो चुका है और वर्ष 2036 तक इसके पूरी तरह जलमग्न हो जाने की आशंका है। जानिएगा कि मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप सागर का एक विस्तारित भाग है जिसमें 21 द्वीप हैं। भारत अध्ययन किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? भारत स्टडी हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच इंस्टीट्यूट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। भारत, जिसका फुल फॉर्म है बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस, का नेतृत्व प्रोफेसर DK सैनी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत बेसलाइन विकसित करना है जो भारतीय जनसंख्या के लिए सामान्य स्वास्थ्य संकेतों का एक विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करता है, ताकि स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा दिया जा सके और आयु संबंधी रोगों की शीघ्र पहचान हो सके। भारत की जीवन प्रत्याशा 67.3 वर्ष तक बढ़ी है, लेकिन आयु संबंधी रोगों जैसे पार्किंसंस और मनोभ्रंश में वर्ष 2050 तक उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिसके लिए शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप आवश्यक है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी इंक्लूडेड इन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। दीपिका हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है और इसकी घोषणा हॉलीवुड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया है। साबू दस्तगीर, जिन्हें 1960 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया था, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। हालांकि उस समय वे अमेरिकी नागरिक थे, जिसके कारण दीपिका पादुकोण को पहली भारतीय अभिनेत्री माना जा रहा है। इन्हें मोशन पिक्चर्स श्रेणी में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें इनकी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। रासायनिक अस्त्र समझौता CWC के तहत एशिया में राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 23rd रीजनल मीटिंग ऑफ नेशनल अथॉरिटीज इन एशिया अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 23वीं बैठक 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित की गई थी। बैठक का आयोजन रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन OPCW और भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक अस्त्र समझौता NACWC द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें 24 एशियाई देशों के 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। CWC एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और निर्धारित समय के भीतर इसे नष्ट करने की अनिवार्यता निर्धारित करती है। यह वर्ष 1997 में लागू हुआ था। इसके कार्यान्वयन की देखरेख 193 सदस्य देशों वाले रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन यानी OPCW द्वारा की जाती है। सुपर कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर अ सुपर कैपेसिटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर को अल्ट्रा कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर भी कहा जाता है। इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल कैपेसिटर भी कहा जाता है। यह पारंपरिक कैपेसिटर और बैटरी के बीच के अंतर को कम करते हैं। अभी न्यूज में क्यों है? नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने लेंटानम डोप्ड सिल्वर नियोबेट आधारित ऊर्जा भंडारण सामग्री विकसित की है, जिसने सुपर कैपेसिटर के प्रदर्शन को बढ़ाया है। यह एक नैनो संरचित यौगिक है जो सिल्वर नियोबेट AgNbO3 जो कि एक सीसा रहित और पर्यावरण अनुकूल पैरोव्स्काइट पदार्थ है को लेंटानम एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व के साथ मिश्रित करके बनाया गया है। बेंगलुरु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सेंसर का विकास किस संस्थान ने किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सेंसर इन बेंगलोर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज।
CENS बेंगलुरु, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, ने कम लागत वाला अत्यंत संवेदनशील SO2 सेंसर विकसित किया है। सेंसर को निकेल ऑक्साइड NiO और नियोडीमियम निकेल NdNiO3 को मिलाकर तैयार किया गया है, जिसमें NiO गैस रिसेप्टर और NdNiO3 ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है। यह सेंसर SO2 को 320 ppb की अत्यंत कम सांद्रता पर भी पहचान सकता है, जो कई वाणिज्यिक सेंसरों से अधिक संवेदनशील है। SO2 एक रंगहीन पानी में घुलनशील विषाक्त गैस है, जो मुख्य रूप से वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों और औद्योगिक चिमनियों से निकलता है। US ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian men's singles player to win the US Open BWF World Tour title? The right answer is option number B. आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी, जिसकी उम्र महज 20 साल है, ने US ओपन BWF वर्ल्ड टूर सुपर 30 का खिताब जीतकर पहले भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी बने। इन्होंने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यंग को 21-18, 21-13 से हराया। यह 2025 में भारत का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब था। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई को आनंद, गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने भारत में सहकारी आंदोलन और अमूल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह विश्वविद्यालय गुजरात के आनंद में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के परिसर में 125 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। एलन मस्क द्वारा स्थापित नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय एलन मस्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका पार्टी। एलन मस्क ने 5 जुलाई को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिका पार्टी की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के 2 दलीय सिस्टम को चुनौती देना है। यह घोषणा ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के पारित होने के एक दिन बाद की गई है, जिसे मस्क ने राष्ट्रीय ऋण बढ़ाने वाला माना। मस्क ने सुझाव दिया कि अमेरिका पार्टी 226 के मध्यावधि चुनाव में कुछ चुनिंदा सीनेट और हाउस सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि संकीर्ण विधायी अंतर में निर्णायक वोट की भूमिका निभा सके। ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ ICC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संजोग गुप्ता। संजोग को 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ये जियो स्टार स्पोर्ट्स के CEO के रूप में कार्यरत थे और ICC के 7वें CEO बने हैं। जोफ एलार्डिस ने जनवरी 2025 में 4 साल के कार्यकाल के बाद ICC के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी जगह संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने देशों को ब्रिक्स भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया? हाउ मेनी कंट्रीज वर इंक्लूडेड एज ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज इन द 17th ब्रिक्स समिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 13। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ, जिसमें 11 सदस्य देशों ने भाग लिया। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस थीम के तहत शिखर सम्मेलन ने वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने, समावेशी शासन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम को यानी कुल 13 देशों को ब्रिक्स भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया। पहला आसियान भारत क्रूज संवाद कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। केंद्रीय पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में पहले आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया। यह संवाद चेन्नई बंदरगाह पर MV इम्प्रेस क्रूज जहाज पर शुरू हुआ और ममल्लापुरम, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, में जारी रहा। यह भारत में पहली बार आयोजित होने वाला ऐसा संवाद था। संवाद में सभी 10 आसियान देशों और तिमोर लिस्ते के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
यह भारत की सागर माला पहल और समुद्री भारत विजन 2030 के साथ संरेखित है। देवप्रयाग से जनासू के बीच निर्मित भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल बिल्ट बिटवीन देवप्रयाग टू जनासू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14.58 किलोमीटर। यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसका निर्माण कार्य 16 अप्रैल 2025 को पूरा हुआ और यह अब तक की सबसे लंबी रेल सुरंग T50 जो कि 12.77 किलोमीटर को पीछे छोड़ चुकी है। यह परियोजना उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे यात्रा समय 7 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगा। इस सुरंग के निर्माण में 2 अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनों शिव और शक्ति का उपयोग किया गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने 3 जुलाई को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने तालिबान द्वारा नियुक्त नए राजदूत गुल हसन के परिचय पत्र को स्वीकार किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कदम को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने साहसी कदम बताया। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में सत्ता हासिल की, जिसके बाद इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आधिकारिक मान्यता की मांग शुरू की। 2025-27 के कार्यकाल के लिए राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर फॉर द टर्म 25-27? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुकन्या सोनोवाल। IIT गुवाहाटी की बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग में बीटेक की 4थे वर्ष की छात्रा सुकन्या को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में 2025-27 के लिए नियुक्त किया गया है। यह संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में कार्य करेंगी। भारत में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हेल्ड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मानेसर। शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को हरियाणा के मानेसर गुरुग्राम में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT में आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जिसमें देश भर से लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय क्या था? संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करना और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। देश की पहली QR कोड आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? Which is the first city to launch the country's first QR-based digital house address system? The right answer is option number A, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश भारत का पहला शहर है जिसने QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली की शुरुआत सुदामा नगर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है, जिसे केंद्र सरकार के DigiPin प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। यह प्रत्येक घर को एक यूनिक डिजिटल पहचान प्रदान करती है। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा को किस फिनटेक कंपनी ने शुरू किया है? विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुली UPI पावर्ड बैंक ब्रांच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्लाइस। फिनटेक फर्म स्लाइस ने 1 जुलाई को बेंगलुरु के कोरमंगला में 80 फीट रोड पर भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की। यह शाखा डेबिट कार्ड और फिजिकल पेपर वर्क की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे ग्राहकों को UPI के माध्यम से सभी बैंकिंग सेवाएं जैसे नकद जमा, निकासी और खाता खोलना उपलब्ध है। कोरमंगला की इस UPI संचालित बैंक शाखा में एक ह्यूमनॉइड रोबोट सहायक तैनात किया गया है, जो ग्राहकों को डिजिटल प्रक्रियाओं जैसे UPI आधारित लेन देन और खाता खोलने में मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स
टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।